वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता का मापन। हमने पिछले वीडियो में उपयोगिता का अर्थ, उसकी विशेषताएं के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होती है, अर्थात उपयोगिता व्यक्ति के मनोविज्ञान से संबंधित होती है, व्यक्तिक होती है, इसलिए इसका मापन बड़ा कठिन होता है। इसके संदर्भ में अर्थशास्त्रियों की दो विचारधाराएं हैं, गणनावाचक विचारधारा जिसे कार्डिनल अप्रोच और क्रमवाचक विचारधारा जिसे ऑर्डिनल अप्रोच कहा जाता है। गणनावाचक विचारधारा का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। गणनावाचक विचारधारा नाम से स्पष्ट है, इस विचारधारा के अनुसार उपयोगिता की गणना की जा सकती है, और क्रमवाचक विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार उपयोगिता की गणना नहीं की जा सकती, उसे केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है। गणनावाचक विचारधारा। गणनावाचक दृष्टिकोण के समर्थक प्रोफेसर जेवेंस, वालरस, प्रोफेसर मार्शल तथा पीगू आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। इस विचारधारा के अनुसार उपयोगिता मुद्रा के रूप में मापनीय होती है, अर्थात उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। कोई भी उपभोक्ता जब वस्तु का उपभोग करता है तो वस्तु के प्रयोग के बदले में वह मुद्रा का भुगतान करता है, तो मुद्रा के रूप में उपयोगिता को मापा जा सकता है। जितनी अधिक वस्तु का मूल्य होगा, उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। गणनावाचक विचारधारा की मान्यताएं। इसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता है उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात उपभोक्ता को अपने अधिकारों का पूर्णतः ज्ञान है। उपभोक्ता को अपनी आय को वस्तुओं पर व्यय करने की, वस्तुओं की कीमतों की उसको पूर्ण जानकारी है। दूसरा, उपयोगिता मुद्रा के रूप में मापनीय है, अर्थात जिस वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा उस वस्तु से उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, उस वस्तु की अधिक उपयोगिता होगी। तीसरा पॉइंट है कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात टीयू में हमने देखा था कुल उपयोगिता होती है वो विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। सभी वस्तुओं की इकाइयाँ होती हैं, उनकी मात्राओं के योग को निकाल करके हम कुल उपयोगिता निकालते हैं। चौथा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, अर्थात मुद्रा को जो हमने मापक के रूप में लिया है, अतः उसकी सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना है, अर्थात अतिरिक्त मुद्रा की इकाई उपभोग करने पर मुद्रा की उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आएगा। इस अर्थ में इस विचारधारा ने आय प्रवाह की अवहेलना की है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता से स्वतंत्र होती है, अर्थात दो वस्तु यदि हम लें उदाहरण के तौर पर, तो दोनों वस्तुओं की उपयोगिता एक दूसरे से स्वतंत्र होगी। गणनावाचक विचारधारा के नियम। गणनावाचक विचारधारा के सामान्यतः दो नियम हैं, समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसे उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं, और समसीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सीमांत उपयोगिता ह्रास अर्थात सीमांत उपयोगिता में गिरावट होना। किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। इस नियम को अर्थशास्त्री गोसेन ने दिया था, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार नाम से स्पष्ट है कि उपयोगिता में ह्रास हो रहा है, तो वस्तु है, उपभोक्ता है, वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करता जाता है। वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते जाने पर कुल उपयोगिता जब अधिकतम हो जाती है, उसकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, उसके बाद में भी यदि वस्तु का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। इस नियम की कुछ शर्तें या मान्यताएं हैं जो इसको लागू होने के लिए अत्यावश्यक हैं। पहला, वस्तु की मात्रा व गुण में समानता होनी चाहिए, अर्थात जो वस्तु उपभोक्ता
यूज़ कर रहा है, उपयोग में ला रहा है, उसकी मात्रा और गुण में समानता होनी चाहिए। दूसरा, उपभोग की इकाइयाँ उपयुक्त होनी चाहिए, अर्थात जो उपभोग की इकाई है वो जितनी बार वस्तु का उपयोग किया जा रहा है उसकी इकाई उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। तीसरा, उपभोग में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, अर्थात यदि इस नियम तभी कारगर होगा जब उपभोग की इकाइयों में निरंतरता बनी रहेगी। उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए, अर्थात उपभोग जो वस्तु की जा रही है और उसकी स्थानापन्न वस्तु उसके मूल्य अपरिवर्तित किए रहने चाहिए। यदि आप चाय के उपभोग की बात करें तो उसके स्थानापन्न वस्तु कॉफ़ी का मूल्य वो अपरिवर्तित रहना चाहिए, नहीं तो चाय का उपभोग कर रहे हैं, कॉफ़ी का मूल्य यदि बहुत अधिक गिर गया तो उपभोगकर्ता चाय को छोड़ करके कॉफ़ी का यूज़ करने लग जाएगा। अतः उपभोग की जाने वाली वस्तु और स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। वस्तु की मात्रा, गुण, उपभोग की इकाइयाँ उपयुक्त, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए। इसको हम एक उदाहरण से ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले कि यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो यदि वह व्यक्ति 1 गिलास पानी पीता है तो वस्तु की जो मात्रा है वह दूसरी बार उपयोग में भी उसी गिलास वही मात्रा में व्यक्ति को पानी का उपयोग करना पड़ेगा, अर्थात वस्तु की मात्रा समान होनी चाहिए। उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए कि यदि आपने पहली बार में 1 गिलास पानी लिया है तो दूसरी बार में भी 1 ही गिलास पानी लेना चाहिए। यदि हम इसी एग्जाम्पल को देखें, यदि उपभोक्ता 1-1 चम्मच से ये पानी लेगा तो ये बहुत ही अपर्याप्त इकाई मानी जाएगी। अतः उपभोग की इकाई के पर्याप्त होने पर ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। निरंतरता भी आवश्यक है। निरंतरता इस अर्थ में है कि यदि उपभोक्ता ने पहली इकाई अभी ली है और दूसरी इकाई यदि वो थोड़ी देर बाद लेता है तो इस नियम के लागू होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अतः निरंतरता बनी रहनी चाहिए, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होगा, इसके लिए अत्यावश्यक है कि कुल उपयोगिता जो है वो घटती हुई दर से बढ़े, अर्थात वस्तुओं का उपयोग करते जाने पर कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होगी लेकिन घटती हुई दर से बढ़नी चाहिए, अर्थात उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में ह्रास होना चाहिए तभी जाकर के वस्तु कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, जहां सीमांत उपयोगिता 0 होगी, अर्थात उपभोक्ता को अत्यधिक इकाई की आवश्यकता नहीं होगी। नियम के लागू होने के कारण मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। अपूर्ण स्थानापन्न का तात्पर्य है कि एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतः नहीं बदली जा सकती, इसलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता अवश्य रूप से घटने लगती है। और दूसरा है, विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम माने कि एक सीमा तक ही नमक खा सकते, एक बिंदु के बाद नमक का उपभोग करना बंद होता है। अतः प्रत्येक वस्तु के उपभोग के दौरान एक संतुष्टि का बिंदु, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु अवश्य आता है और उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। तो ये दोनों मुख्यतः कारण हैं जिसके कारण यह नियम लागू होता है। नियम का महत्व। नियम का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का बहुत अधिक महत्व है। मुख्यतः इसका महत्व लिया जाता है कि ये मांग के नियम व अन्य नियमों का आधार है। मांग का नियम जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मांग का नियम होता है अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत घटने से मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा में कमी होगी। इसका कारण यह है कि वस्तु की अधिक मात्राओं से सीमांत उपयोगिता कम मिलती है, इसलिए कीमत कम होने पर ही वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदी जाएंगी। अतः मांग के नियम के लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार का कार्य करता है। अन्य और नियम भी हैं, जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम भी इस पर ही आधारित है। उपभोक्ता की बचत, वह नियम भी इसी पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक वित्त में प्रयोग। इस नियम का उपयोग सरकार के द्वारा कर लगाने व व्यय करने में किया जाता है।
प्राय कहा जाता है कि प्रगतिशील कर लगाने चाहिए, अर्थात धनवान के लिए मुद्रा की चूँकि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है और निर्धन के लिए अधिक होती है, इसलिए सरकार को धनवान व्यक्ति पर धनी व्यक्ति पर अधिक कर लगा करके उससे मुद्रा प्राप्त करनी चाहिए और उसे गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में उपयोग। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में उपयोग के संदर्भ में हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों के संबंध को देखेंगे। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में उपयोग में मुख्यतः यह बिंदु कहा जाता है कि वस्तुओं का मूल्य उसकी कुल उपयोगिता पर आधारित ना होकर के सीमांत उपयोगिता पर आधारित होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम जल हीरा विरोधाभास को देख सकते हैं कि जल की मात्रा अधिक होती है, उसकी कुल उपयोगिता अधिक होती है, परंतु उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, अतः जल की कीमत कम होती है। जबकि दूसरी तरफ हीरे की कुल उपयोगिता कम होती है परंतु उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, इसलिए उसकी कीमत भी अधिक होती है। अतः वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्य करता है कि वस्तुओं की कीमत सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होती है, ना कि कुल उपयोगिता से। अब हम देखते हैं दूसरा नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम। यह भी नाम से स्पष्ट है कि सीमांत उपयोगिता को समान करने वाला नियम। इस नियम के अनुसार वस्तुओं की कीमतें एवं आय दी हुई होने पर उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है ताकि अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो सके। इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। नियम में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि वस्तुओं की कीमतें दी हुई होनी चाहिए, उपभोक्ता की आय दी हुई होनी चाहिए। इस स्थिति में उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा ताकि अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो सके। इस नियम को समझने के लिए है दो आवश्यक शर्तें ली जाती है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर हम उपभोक्ता के संतुलन को समझें तो दो आवश्यक शर्तें हैं। पहली है आपकी शर्त MUX बटे PX बराबर MUY अपन PY बराबर MUZ अपन PZ इज इक्वल टू MUN इज अपॉन PN, अर्थात जितनी भी आपकी वस्तुएं हैं उन सब से मिलने वाली अलग अलग उन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात परस्पर समान होना चाहिए। हम जो अभी एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे, उसके अंतर्गत हम दो वस्तुएं लेंगे तो जो हमारा शर्त है वो MUX बटे PX बराबर MUY अपन PY के फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी शर्त है आय का पूर्ण उपयोग होना। आय के पूर्ण उपयोग से तात्पर्य है कि उपभोक्ता की आय का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। पूर्ण उपयोग से मतलब है x इंटू PX, x वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा गुणा PX x वस्तु की कीमत, y इंटू PY अर्थात y वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा इंटू y वस्तु की कीमत, अर्थात उपभोक्ता की आय का पूर्ण उपभोग होना चाहिए। आय का कुछ भाग x वस्तु पर और कुछ भाग y वस्तु पर। एक्सपेंडिचर ऑन x प्लस एक्सपेंडिचर ऑन y इज इक्वल टू इनकम, अर्थात आय का पूर्ण उपयोग होना चाहिए, कुछ भी बचत नहीं होनी चाहिए। तो ये दो आवश्यक शर्तें हैं। इन दो आवश्यक शर्तों के आधार पर हम आगे एक प्रश्न हल करके देखेंगे जिससे हमारे सामने ये दोनों शर्तें स्पष्ट हो जाएंगी। सम सीमांत उपयोगिता नियम का उदाहरण, जैसा कि हमने इसके नियम के स्टार्टिंग में देखा था कि वस्तु की कीमतें दी हुई होनी चाहिए और उपभोक्ता की आय भी दी हुई होनी चाहिए। तो वस्तुओं की कीमतें दी गई हैं आपकी,
एक्स वस्तु की कीमत दे रखी है आपकी 3 रुपये, वाई वस्तु की कीमत दे रखी है आपकी 2 रुपये और उपभोक्ता की कुल आय दे रखी है आपकी 17 रुपये। वस्तु की मात्रा दी गई है, 6 मात्राएं वस्तु की इकाइयाँ यूज़ की गई हैं, MUX और MUY दे रखी है। पहली शर्त के अनुसार निकालने के लिए हम MUX अपॉन PX करेंगे और दूसरे कॉलम में हमने MUY अपॉन PY निकाला है। MUX अपॉन PX में हम MUX की वैल्यू को PX से डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 आपका हो जाएगा 8, 21 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6, इस तरीके से 5, 4, 3। और MUY अपॉन PY आपकी Y 2 रुपीज़, तो 14 अपॉन 2 28 अपॉन 2 14, 24 अपॉन 2 12, 18 अपॉन 2 9, इस तरीके से 14, 12, 9, 6, 5, 3 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम पहली शर्त देखते हैं। पहली शर्त के अनुसार आपकी पहली कंडीशन है MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY। चूँकि दो वस्तुएं हैं, अतः दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का उनकी कीमत से अनुपात दोनों बाहरी जो सीमांत उपयोगिता है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इस कंडीशन में यदि हम देखें तो MUX अपॉन PY और MUY अपॉन PY में हमारा MUX अपॉन PY इसमें हमारी दो कंडीशन है। MUX अपॉन PX में हमारा 6 और MUY अपॉन PY में हमारा 6। एक सेकेंड, 6 10 6 ये दोनों हमारा इक्वल है, अतः MUX 18 अपॉन 3 बराबर 12 अपॉन 2 वाला पॉइंट 6 इज इक्वल टू 6 हमारा बराबर है। यानी यह वह स्तर है जहां हमारी दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं बटे कीमतों का अनुपात बराबर है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम X इंटू PX। इन बिंदुओं पर यदि हम देखें तो X वस्तु की 3 इकाइयाँ क्रय की गई हैं, X वस्तु की 3 मात्रा ली गई है, इंटू PX आपका X वस्तु की कीमत आपकी 3 है, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। देन Y हमारी Y वस्तु की मात्रा हमारी 4 इकाई खरीदी गई है और हमारी Y वस्तु की कीमत है 2 रुपये, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और इनकम आपकी 17 है। अर्थात एक्सपेंडिचर ऑन X और एक्सपेंडिचर ऑन Y दोनों बराबर होने चाहिए हमारी कुल आय के। तो 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, देन उपभोक्ता की आय इज इक्वल टू 7। इट मीन्स हमारा संतुलन की स्थिति हमें प्राप्त हो गई है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तुओं की कीमतें एवं उपभोक्ता की आय दिए हुए जाने पर हम उपभोक्ता के संतुलन को दोनों शर्तों के आधार पर स्थापित कर सकते हैं। और हमारा आखिरी पॉइंट है सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रयोग। इसके नियम के प्रयोग हैं, पहला है समय का उपयोग है। समय का उपयोग कि आपके पास जितना समय है उसको उसकी सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है कि आपका जितना समय है आप किस कार्य में उपभोग करना चाहेंगे जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा उपयोगिता की प्राप्ति हो सके। इस अर्थ में प्रतिस्थापन का नियम भी होता है कि जहाँ आपको कम उपयोगिता मिलती है वहाँ से आपका समय कम यूज़ करके जहाँ अधिक उपयोगिता मिलती है वहाँ आप समय अधिक उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, परिसंपत्तियों का विभाजन कि किसी के व्यक्ति के पास परिसंपत्तियाँ उसका विभाजन इस आधार पर कर सकता है कि सबसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उससे अधिकतम प्राप्त हो सके। सभी साधनों पर सिद्धांत का उपयोग कि जो उत्पादन के साधन हैं उन सभी साधनों पर इस तरीके से उनकी उपयोगिता के आधार पर प्रयोग किया जाएगा कि सबसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो सके। यदि श्रम पर सीमांत उपयोगिता कम हो रही है तो पूंजी का उपयोग करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। विनिमय में प्रयोग, सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर विनिमय में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखेंगे लास्ट पॉइंट, सम सीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं। पहली इसकी सीमाएं हैं
या इसमें जो कमियां हैं उसके आधार पर हम देख सकते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम, वस्तुओं की अविभाज्यता। इस नियम की पहली सीमा यह है कि यह नियम पूर्ण रूप से तभी लागू किया जाएगा जबकि साधन विभाजित किए जा सके और उन साधनों से खरीदी जाने वाली वस्तुएं बहुत छोटे छोटे अंशों में बांटी जा सके, जबकि यह संभावना कई बार बहुत कम हो जाती है। अतः वस्तुओं की अविभाज्यता के कारण समसीमांत उपयोगिता नियम के पालन में काफ़ी बाधा पहुंचती है। दूसरा पॉइंट है अवास्तविक मान्यताएं। इस नियम की मान्यताओं में हमने लिया था जैसे एक वस्तु की उपयोगिता अन्य वस्तुओं की उपयोगिता से स्वतंत्र होती है, उपयोगिता को मापा जा सकता है आदि। जो मान्यताएं हैं वो अव्यावहारिक व काल्पनिक हैं, क्योंकि एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है, जिसको हम स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में देखते हैं। तीसरा, उपयोगिता की गणना करना कठिन है। इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार में यह सही नहीं पाया जाता। उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता की तुलना करने में काफ़ी गणना करनी पड़ती है, जिसमें वह प्राय दक्ष नहीं होता और कई बार उपभोक्ता के व्यय पर उसकी आदत, विज्ञापन, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है, जिनके आधार पर वह अपने विवेक का प्रयोग नहीं करके वस्तुओं पर व्यय करता रहता है। और आखिरी पॉइंट है बजट अवधि का अनिश्चित होना। नियम के मार्ग में आखिरी बाधा बजट अवधि का अनिश्चित होना भी है। प्राय बजट अवधि 1 वर्ष की मानी जाती है, लेकिन कार, फर्नीचर जैसी वस्तुओं का उपभोग दूसरी बजट अवधि में भी जारी रहता है। अतः कुछ वस्तुओं से कई वर्षों में प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना दूसरी वस्तु से आज के लाभ से करनी होती है। इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। अतः प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा है कि बजट अवधि जितनी अधिक होगी अविभाज्यता उतनी ही कम होगी। अतः हम नियम के प्रयोग और सीमाएं देखी, फिर भी निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि गणनावाचक विचारधारा के दोनों नियम बहुत प्रभावशाली हैं और अन्य नियमों का आधार है। और समसीमांत उपयोगिता नियम की जो शर्तें हैं और क्रमवाचक विचारधारा जब हम पढ़ेंगे तो इस नियम की शर्तों के आधार पर ही एक तथ्य हमारे सामने फिर से उपस्थित होगा कि दोनों की शर्तों के आधार पर दोनों गणनावाचक और क्रमवाचक विचारधाराओं में समानता भी स्थापित होती है। अतः सभी विचारधाराओं के अपने गुण और दोष हैं और इसी आधार पर विचारधाराएं अपने क्रियान्वयन रूप में आगे प्रदर्शित होती रहती हैं। धन्यवाद।